गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने एक दिलचस्प चुनौती है। मान लीजिए हमें एक ऐसी कंसल्टिंग फर्म की मार्केटिंग करनी है जो जो पूरी तरह से अदृश्य है। उसे कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, मतलब कोई फिजिकल प्रोडक्ट है ही नहीं। तो हमारा पहला कदम क्या होगा? हम लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि हमारी इस अदृश्य सेवा में वाकई दम है? आज की हमारी पड़ताल का विषय यही है। हमारे पास सर्विस मार्केटिंग मैनेजमेंट की मूल सिद्धांत से कुछ प्रमुख अंश हैं जो इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि सेवाओं की दुनिया में मार्केटिंग के नियम कैसे बदल जाते हैं और ग्राहक का अनुभव ही सब कुछ क्यों बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं तो हम बेच क्या रहे हैं? यही यही सवाल तो सर्विस मार्केटिंग का सार है। हम कुछ ऐसा बेच ही नहीं रहे जिसे आप घर ले जा सकें। हम एक नतीजा, एक आउटकम बेच रहे हैं। जैसे जब कोई वकील के पास जाता है तो वो कागजों का बंडल नहीं खरीद रहा होता, वो कानूनी सुरक्षा और एक तरह की मानसिक शांति खरीद रहा होता है। तो हमारी अदृश्य कंसल्टिंग फर्म भी कोई रिपोर्ट नहीं बेच रही, वो बिजनेस की एक समस्या का समाधान बेच रही है। इसी को कहते हैं अमूर्त पेशकश, एक ऐसा वादा जिसे आप महसूस कर सकते हैं पर पकड़ नहीं सकते। ठीक है, वकील मानसिक शांति बेच रहा है, ये बात समझ में आती है। पर सच कहूं तो कई वकील तो और ज्यादा तनाव दे देते हैं। हाँ, ये भी सही है। तो फिर एक ग्राहक के तौर पर हम कैसे तय करें कि हमें सच में वो मूल्य मिलेगा जिसका वादा किया जा रहा है? जब चीज दिखती ही नहीं तो भरोसे का आधार क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। और इसका जवाब हमें मार्केटिंग के पारंपरिक तरीकों से थोड़ा दूर ले जाता है। इसका जवाब उत्पाद में नहीं बल्कि अनुभव में छिपा है। एक आइडिया है जो इस पूरी सोच को बदल देता है। सेवाओं में जो मुख्य उत्पाद है वो असल में अनुभव है, वो एक्सपीरियंस जो उस सेवा को देते समय बनता है। सोचिए, एक कार फैक्ट्री में बनती है और फिर ग्राहक तक पहुंचती है, लेकिन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने का अनुभव या एक डॉक्टर से सलाह लेने का अनुभव, वो उसी पल ग्राहक के सामने बनता और बिगड़ता है। पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना वाकई बहुत शानदार है तो क्या सच में एक वेटर का व्यवहार इतनी बड़ी बात है? लोग तो खाने के लिए आते हैं, सर्विस के लिए थोड़ी। क्या एक छोटा सा खराब अनुभव इतना मायने रखता है? ये सुनने में छोटी बात लगती है, पर ज्यादातर कंपनियां यही सबसे बड़ी गलती करती हैं। वो अपने फ्रंटलाइन स्टाफ को, जैसे वेटर या कॉल सेंटर एजेंट, उनको सबसे कम अहमियत देती हैं और अक्सर सबसे कम तनख्वाह भी, जबकि असल में वही लोग हर रोज हर मिनट उनका प्रोडक्ट बना और बिगाड़ रहे हैं। एक मशहूर एयरलाइन का सर्वे है, वो बताता है कि एक खराब केबिन क्रू अनुभव के असर को मिटाने के लिए कंपनी को 7 अच्छे अनुभव देने पड़ते हैं। 7? हाँ, 7। सोचिए, एक छोटी सी गलती कितनी महंगी पड़ सकती है।
उस एक पल में वो कर्मचारी ही पूरी एयरलाइन का ब्रांड है। वाह, 7 अच्छे अनुभव, ये तो चौंकाने वाली बात है। और अब तो ये और भी जटिल हो गया है, क्योंकि कई बार हम खुद ही वो कर्मचारी बन जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट पर सेल्फ चेक इन करना या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर करना। हाँ, वहां प्रोडक्ट कौन बना रहा है, कंपनी या हम खुद? बिल्कुल, ये सह-निर्माण या को-क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है। ग्राहक अब सिर्फ एक रिसीवर नहीं है, वो प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर बैंक की वेबसाइट इस्तेमाल करने में आसान है तो ग्राहक को लगता है कि मैंने अपना काम जल्दी कर लिया और ये एक अच्छा अनुभव है। लेकिन अगर वेबसाइट कंफ्यूजिंग है तो अनुभव खराब हो जाता है, भले बैंक ने अपनी तरफ से कोई गलती न की हो। इसलिए अब कंपनियों को सिर्फ अपने कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि अपने ग्राहकों को भी अच्छे अनुभव का सह-निर्माता बनाने के लिए डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम अपनी अदृश्य कंसल्टिंग फर्म पर वापस आएं, तो हम एक समाधान बेच रहे हैं जो एक अनुभव के जरिए दिया जाएगा, और उस अनुभव को बनाने में हमारे कंसल्टेंट सबसे अहम हिस्सा होंगे। पर यह सब तो तब होगा जब कोई हमें काम देगा। एक नया क्लाइंट हम पर भरोसा ही क्यों करे? यहीं से ब्रांडिंग का रोल शुरू होता है ना? हाँ, क्योंकि जब प्रोडक्ट अदृश्य हो तो ब्रांड ही उसे एक पहचान देता है। ब्रांड एक वादा है। जब हम किसी बड़े और जाने माने अस्पताल का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भरोसे की एक तस्वीर बनती है। हम मान लेते हैं कि वहाँ अच्छे डॉक्टर होंगे, साफ सफाई होगी और इलाज सही होगा। उस ब्रांड ने सालों लगाकर ये भरोसा कमाया है। हमारी अदृश्य फर्म के लिए भी एक मजबूत ब्रांड क्लाइंट को ये यकीन दिलाएगा कि अगर उन्होंने हमें चुना तो उन्हें एक प्रोफेशनल और फायदेमंद अनुभव मिलेगा। ब्रांड उस भरोसे की नींव रखता है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ पहली बार ग्राहक बनाने के लिए नहीं है। सेवाओं में रिश्ते लंबे चलते हैं। फोन एक बार खरीद लिया, शायद सालों तक कंपनी से कोई बात न हो। सही बात है। लेकिन हमारा बैंक अकाउंट, हमारा बीमा एजेंट, ये सब लंबी चलने वाली चीजें हैं। आपने सही पकड़ा। इसे संबंध विपणन या रिलेशनशिप मार्केटिंग कहते हैं। मुझे याद है एक बार मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। एयरलाइन का ऐप क्रैश हो गया और कॉल सेंटर पे कोई फोन नहीं उठा रहा था। टिकट का पैसा तो मुझे वापस मिल गया, पर उस दिन जो घंटों की परेशानी और तनाव हुआ, उफ। उसके बाद मैंने कभी दोबारा उस एयरलाइन से टिकट बुक नहीं की। वहीं दूसरी तरफ मेरा एक बीमा एजेंट है जिसे मैं सालों से जानती हूँ। वो सिर्फ पॉलिसी बेचने के लिए फोन नहीं करता, बल्कि ये भी जानने के लिए करता है कि क्या मेरी जरूरतें बदल गई हैं। एक ने सिर्फ एक ट्रांजैक्शन किया, दूसरे ने एक रिश्ता बनाया। सर्विस बिजनेस में रिश्ता ही सब कुछ है। ठीक है, तो हमारी अदृश्य कंपनी ने एक ब्रांड बना लिया है और वो ग्राहकों से अच्छे रिश्ते भी बना रही है। लेकिन बाजार में हम अकेले तो हैं नहीं। बिल्कुल नहीं। हमारे जैसे और भी कई कंसल्टिंग फर्म्स हैं और सभी लगभग एक ही तरह के वादे कर रही हैं। ऐसे में कोई हमें दूसरों से बेहतर क्यों माने? हम अलग कैसे दिखें? जब सभी एक ही खेल खेल रहे हो तो आप खेल को कितनी अच्छी तरह से खेलते हैं उससे फर्क पड़ता है। और इसका जवाब है सेवा की गुणवत्ता और उससे भी ज्यादा एकरूपता, मतलब कंसिस्टेंसी। सोचिए, अगर आप किसी कॉफी शॉप चेन में जाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि हर शहर में आपको लगभग एक जैसी कॉफी मिलेगी। ये भरोसा ही उस ब्रांड की ताकत है। पर इसे सुनिश्चित करना तो बहुत मुश्किल होगा। हर कर्मचारी अलग है, हर ग्राहक अलग है। ये एकरूपता कैसे लाई जा सकती है? इसके लिए कंपनियां एक बहुत दिलचस्प तरीका अपनाती हैं जिसे सर्विस ब्लूप्रिंटिंग कहते हैं। वो ग्राहक के पूरे सफर का एक नक्शा बनाती हैं, पहली बार वेबसाइट देखने से लेकर मीटिंग करने और आखिर में बिल चुकाने तक। और इस नक्शे पर वो हर उस पॉइंट को पहचानती हैं जहां अनुभव खराब हो सकता है या जहां चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। मैकडॉनल्ड्स अपनी हर फ्रेंचाइजी में यही करता है। हर चीज का एक तय प्रोसेस है, बर्गर बनाने से लेकर सफाई करने तक। इसीलिए आपको हर आउटलेट पर एक जैसा ही अनुभव मिलता है। यही कंसिस्टेंट क्वालिटी है। तो एक जैसा और अच्छा अनुभव हमें बाकियों से अलग करेगा। ये तो बेसलाइन बन गया। लेकिन आज के दौर में क्या सिर्फ इतना काफी है? हम सब चाहते हैं कि हमें खास महसूस कराया जाए। एक ही समाधान सबके लिए कैसे काम कर सकता है? नहीं कर सकता। और यहीं पर अगला लेवल आता है अनुकूलन या कस्टमाइजेशन। लेकिन ये एक दोधारी तलवार भी है। एक तरफ जब एक वित्तीय सलाहकार आपकी उम्र, आय और लक्ष्यों के हिसाब से एक पर्सनल निवेश प्लान बनाता है तो आपको लगता है कि आपकी जरूरतों को समझा जा रहा है, आप उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। यही वैयक्तिकरण मतलब पर्सनलाइजेशन एक कंपनी को भीड़ से अलग करता है। और इस तलवार की दूसरी धार क्या है? दूसरी धार ये है कि जरूरत से ज्यादा कस्टमाइजेशन
कंपनी के लिए बहुत महंगा, धीमा और मुश्किल हो सकता है। कल्पना कीजिए कि एक रेस्टोरेंट हर ग्राहक के लिए मेन्यू में नई अंदाज आए, एक बिल्कुल नई डिश बनाने लगे। किचन में अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए असली कला सही संतुलन बनाने में है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो एक जैसा और भरोसेमंद हो, लेकिन साथ ही हर ग्राहक के व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए लचीला भी हो। जो कंपनियां ये संतुलन साध लेती हैं, वही बाजार में जीतती हैं। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने एक अदृश्य कंपनी की मार्केटिंग की चुनौती से शुरुआत की थी और हमने सीखा कि हम कोई चीज नहीं बल्कि एक नतीजा बेच रहे हैं। ये नतीजा एक अनुभव के रूप में दिया जाता है और उस अनुभव में हमारे लोग ही हमारा प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल। क्योंकि ग्राहक कुछ देख नहीं सकता, इसलिए भरोसा बनाने के लिए एक मजबूत ब्रांड और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते जरूरी हैं। और जब बाजार में सभी एक जैसे वादे कर रहे हों, तो लगातार अच्छी गुणवत्ता और स्मार्ट कस्टमाइजेशन ही आपको सबसे अलग खड़ा करता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारी पूरी बातचीत में हमने सेवा देने वाले यानी प्रोवाइडर और सेवा लेने वाले यानी कस्टमर को दो अलग अलग इकाइयों के रूप में देखा है। हाँ। लेकिन जैसा कि हमने सहनिर्माण या को क्रिएशन की बात की, ये रेखा अब धुंधली हो रही है। जरा ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में सोचिए। क्या वहां यूनिवर्सिटी सेवा दे रही है या छात्र खुद अपनी मेहनत से मूल्य का निर्माण कर रहा है? अगर आप आइकिया से एक कुर्सी लाकर खुद उसे असेंबल करते हैं, तो उस अनुभव का निर्माता कौन है, आइकिया या आप? जब ग्राहक खुद प्रक्रिया का इतना बड़ा और सक्रिय हिस्सा बन जाता है, तो सेवा की गुणवत्ता को मापने का पैमाना क्या होना चाहिए? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।